नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आज के प्रश्नोत्तरी सेगमेंट में। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा मौर्योत्तर काल से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो अलग अलग परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात एक नए राजवंश का उद्भव होता है, जिसे हम सुंग वंश के नाम से जानते हैं। और सुंग वंश के पश्चात कई दूसरे राजवंश भी थे जो उभर कर सामने आते हैं भारतीय राजनीतिक पटल पर और बड़े पैमाने पर भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसी के संदर्भ में उन शासकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर हम अवलोकन करेंगे। सबसे पहले है सुंग वंश के बारे में। तो सुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र सुंग। इसने अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या करके और भारत के राजनीतिक पटल पर एक नए वंश की शुरुआत की थी। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट आ जाता है प्रश्न के संबंध में कि पतंजलि किस सुंग शासक का पुरोहित था। ऑप्शंस आर अग्निमित्र, पुष्यमित्र, वसुमित्र और सुजयेष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र का। पतंजलि पुष्यमित्र सुंग का पुरोहित था। सेकंड क्वेश्चन है, शासक जिसे एक अभिलेखीय साक्ष्य में शक, यवन, पहलव, निषूदन के रूप में महिमा मंडित किया गया है। आई रिपीट अगेन, वह शासक जिसे एक अभिलेखीय साक्ष्य में यानी कि अभिलेख के एक साक्ष्य में शक, यवन, पहलव, निषूदन इन सभी नामों से महिमा मंडित यानी कि उसका बखान किया गया है, वह कौन है। ऑप्शंस आर रुद्रदामन, खारवेल, समुद्रगुप्त, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी का महिमा मंडन अलग अलग नामों से किया गया है, जैसे कि सक्यवन, पहलव, निषूदन व अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं था। ऑप्शंस आर सुरपारक, बर्बरिकम, टिंडी, कोरकई। तो कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाता है कोरकई नाम का जो बंदरगाह था, यह पश्चिमी घाट पर उपस्थित नहीं था। इसके संबंध में कुछ और पॉइंट है, जैसे कि पश्चिमी तट के अन्य बंदरगाह थे, वो बंदरगाह थे पाटल अथवा पटाला, बार, बारिकम और रोरूर। पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह मौर्योत्तर काल में प्रसिद्ध थे वो थे पाटल अथवा पटाला, बार, बारिकम तथा रोरुक। उसके बाद है भृगु, कच्छ, बैरी, गाजा और भड़ौच, ये सभी सोपारा में थे। कैलियेने, सेमुल्ला, पारीपतन और मुजिरिस ये अन्य बंदरगाह थे। उसी तरह से पूर्वी तट के जो बंदरगाह थे, पूर्वी तट के बंदरगाह थे मारुंगुर, कालची, कोरकाई, कावेरीपट्टनम, चमर, करियाल और अरिका मेडु। नेक्स्ट उसके बाद है, कौन सा बौद्ध स्मारक धरनीकोट का महाचैत्य भी कहलाता है। रिपीट अगेन, कौन सा बौद्ध स्मारक धरनीकोट का महाचैत्य कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है भट्टिट प्रोलू स्तूप, अमरावती स्तूप, नागार्जुनिकोंडा और जगयापेट। आई रिपीट अगेन, कौन सा बौद्ध स्मारक है जिसे धरनीकोट या महाचैत्य कहा जाता है। भट्टी प्रोलू स्तूप, अमरावती स्तूप, नागार्जुनिकोंडा स्तूप या फिर जगयापेट। इसका सही आंसर हो जाएगा अमरावती स्तूप। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर काल आर्थिक विकास व समृद्धि का काल था। निम्नलिखित में से किस समकालीन स्रोत में लगभग 75 व्यवसायों का उल्लेख हुआ है। आई रिपीट अगेन, कौन से ऐसे आर्थिक समृद्धि का काल था जिसमें
75 व्यवसायों का उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर है दिव्यावत ऑप्शंस आर दिव्यावदान, महाभाष्य, मिलिंद पन्हो, गार्गी संहिता। तो इसका सही जवाब है मिलिंद पन्हो में। आगे उसके बाद है मथुरा कला के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़े। मथुरा कला है, उसके संबंध में अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, इनके बारे में बताना है। जैसे कि यह कला देश में ही विकसित कला थी। मथुरा कला में स्थानीय लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। इस कला पद्धति में बुद्ध को मुंडित सिर एवं अनावृत दाएं कंधे के साथ दिखाया गया है। मथुरा के निकट माट गांव से मिली शक शासकों की मूर्तियां भी मथुरा कला का उत्कृष्ट नमूना हैं। आई रिपीट अगेन क्वेश्चन, मथुरा कला के बारे में दिए गए बिंदुओं में से कौन सा सही है ये बताना है। तो सबसे पहला हो जाता है कि यह कला देश में ही विकसित कला थी, बिल्कुल सही कथन है ये। दूसरा है मथुरा कला में स्थानीय लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था, यह भी पॉइंट सही है। नेक्स्ट पॉइंट है इस कला पद्धति में बुद्ध को मुंडित सिर एवं अनावृत दाएं कंधे के साथ दिखाया गया है, यह पॉइंट भी सही है। और मथुरा के निकट माट गांव से मिली शक शासकों की मूर्तियां भी मथुरा कला का उत्कृष्ट नमूना है, यह पॉइंट भी सही है। तो ये सभी पॉइंट जो है ये मथुरा कला के संदर्भ में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसके बाद है गौतमी पुत्र सातकर्णी के हाथों छहरात शासक नहपान की पराजय किस मृदभांड से प्रमाणित होती है? जोगल थंबी, नाना घाट, कारले और एगुरु नुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी के हाथों छहरात शासक नहपान की पराजय के बारे में जानकारी हमें जोगल थंबी अभिलेख से प्राप्त होती है। आई रिपीट अगेन, गौतमी पुत्र सातकर्णी के हाथों छहरात शासक नहपान की पराजय के बारे में हमें जानकारी जोगल थंबी मृदभांड से प्रमाणित होती है या मिलती है। आगे है सुंग काल में यूनानी आक्रमण का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में है? मतलब सुंग काल में यूनानी आक्रमण जो हुए थे इसके बारे में हमें जानकारियां कौन से ग्रंथ से मिलती हैं? ऑप्शंस आर मालविकाग्नि मित्रम, महाभाष्य, गार्गी संहिता। इसका सही आंसर हो जाएगा सुंग काल में यूनानी आक्रमण का उल्लेख हमें मिलता है मालविकाग्नि मित्रम से, महाभाष्य से और गार्गी संहिता से। यानी कि ये तीनों कथन सही हैं। मालविकाग्नि मित्रम, महाभाष्य और गार्गी संहिता से हमें यूनानी आक्रमण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है सातवाहन शासक जिसने अप्रतिहत दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सातवाहन शासक वह कौन सा सातवाहन शासक था जिसने अप्रतिहत दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शंस आर सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और शिवाश्री पुलुमावी। तो इसका आंसर हो जाएगा सातकर्णी प्रथम ने अप्रतिहत दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की थी। किसने? तो सातकर्णी प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने से रिलेटेड। एक तरफ है कालिदास, वराह मिहिर, चरक और भास्कर। दूसरी तरफ है चिकित्सा, नाटक व कविता, ज्योतिष शास्त्र और गणित। तो इसका सही मैच हो जाता है कालिदास जो है उनका संबंध है नाटक व कविता से, वराह मिहिर का संबंध है ज्योतिष शास्त्र से, चरक का संबंध है चिकित्सा से, चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। एंड भास्कर का संबंध है गणित से, उन्होंने भास्कराचार्य के नाम से भास्कराचार्य के संबंध में जाना जाता है। तो भास्कर का संबंध है गणित से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुराण में आंध सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है? आई रिपीट अगेन, वह कौन सा पुराण है जिसमें आंध सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची मिलती है? ऑप्शंस आर गरुड़ पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण।
तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में आंध सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची मिलती है। आंध सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची किसमें मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। तो ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। आगे, इसके आगे के और क्वेश्चंस है, इस पे हम लोग शुरुआत करेंगे और उसे पूरा करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस पर पसंद आए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।